था। करना क्या है इस क्वेश्चन में, C1 C2 C3 तीन अलग अलग कैपेसिटर दिए हैं, उनकी कैपेसिटी दी गई है, हमने उसके ऊपर 90 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 90 वोल्ट, ठीक है। तो 90 वोल्ट अप्लाई करने पर इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, सॉरी इस पर कितना, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा चार्ज भी बता सकते हो क्या, चार्ज कितना फ्लो करेगा, कितना 600 माइक्रोकूलम आया होगा, हाँ वेरी गुड, हाँ बताओ, हाँ वो तो सब में सेम होगा ना, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 से है ना। सेकंड वाले में, हाँ वापस दिखा, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सेकंड वाले का, वापस पूरा पढ़ देता हूँ ना क्वेश्चन। इसने कहा यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी एज शोन व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क एज शोन इन फिगर। BE वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो आपको बताना है कि A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हाँ ये तो मैं भी इसी को लेके परेशान हूं ना कि इसने R की वैल्यू नहीं दी है, तो इसको कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AFD, अच्छा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बताओ क्या कह रहे मुझे, नहीं हाँ हाँ कितने आई हैं पता नहीं, कितना आता है इसके फुट के कोऑर्डिनेट आदित्य 231, हाँ शायद ऐसे ही, ठीक है ना 231 सही, 23 -1, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गए। चलो इसको हटाओ, बस फिजिक्स पाओ जल्दी से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सभी लोग का हो जाना चाहिए, हुआ क्या पुष्पेंद्र पहला, पहली बात हम कहेंगे भाई यहां से पहले वाले के केस में क्या करोगे, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पहले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C1 C2 C3 पहले सीरीज में है ना, तो सीरीज में उल्टा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में डायरेक्ट वाला फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर जब सीरीज, नहीं हाँ 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 सही कहा जाएगा, अगर कैपेसिटर है तो सीरीज में 1/CS इक्वल टू, चलो ठीक है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू रखते चले जाइए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो गया 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 2 ये प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, 9/60, ठीक है ना, 1/CS, तो यहाँ से CS की वैल्यू आ जाएगी 60/9, मतलब 20/3, ठीक है, इतना माइक्रोफैराड आ गया, ये कैपिटल C आ गया, यानी कि दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मेरे को Q निकालना है, तो टोटल Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा CV, तो C की वैल्यू कितनी 20/3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज बताओ, ये हो जाएगा आपका 90, तो सब मिला जुला कर ये हो जाएगा 30, 3 का 600 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ये अभी कूलाम में आया होगा, अगर माइक्रो कूलाम में बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 600 माइक्रो कूलाम, खत्म, ठीक है जी 600 माइक्रो कूलाम, ये क्यों आ गया। लेकिन अब मुझे यहाँ का क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने पढ़ा है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी Q रहेगा, यहाँ पर भी Q रहेगा, यहाँ पर भी चार्ज Q रहेगा, लेकिन मुझे V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है Q/C, तो मुझे V2 निकालना है, C2 का मतलब C2 वाले कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज होगा ये फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा Q2/C2 कह सकता हूँ, Q2/C2, लेकिन Q2 तो सेम ही है, कितने के इक्वल 600 माइक्रो कूलाम अपॉन C2 कितना है 30 माइक्रो फैराड, तो माइक्रो से माइक्रो गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट, समझ गए ना। आप ये मत कहना कि सर वोल्ट में कैसा गया, माइक्रो वोल्ट नहीं आएगा, वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी माइक्रो है नीचे माइक्रो है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 20 वोल्ट, तो इसका मतलब इसका V2 जो है वो कितना आ गया 20 वोल्ट। फिर उसने हमसे ये भी पूछा कि C2 में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, तो ये जगह 1/2 C2 कितना है 30 इंटू 10 की पावर -6, V2 कितना है 20 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे दौड़ते हुए आंसर जाएगा, यह आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 400, हाँ भाई एक मिनट रुक जाओ, 6000 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर -3 जूल, खत्म। हाँ बताओ क्वेश्चन, हाँ R की वैल्यू दी नहीं उसने, ऐसा में उसने
क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ी उसकी, लेकिन तुमने निकाल दिया तो अच्छी बात है। उसने हमसे पूछा है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी व्हेन देयर इज नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच बीई। बीई वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है। हाँ हाँ बच्चे बोलो। हाँ क्या 9 को 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कैसे 9 को 60 से डिवाइड करेंगे तो उल्टा क्यों कर रही है फिर? नीचे आएगा ना, नीचे। तो नीचे पॉइंट में लाके क्या मिलेगा तुम्हें बताओ तो? नीचे पॉइंट में पहली बात 1/CS आया है, हमें CS चाहिए होता है, 1/CS नहीं चाहिए होता है। तो 1/CS आया तो पहले CS निकालो, 60/9 हो जाएगा। 60/9 को हम करेंगे तो 6 पॉइंट कितना बता रही हो? ठीक है आ गया। फिर क्या हुआ? हाँ तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6.66 इंटू 90 करो, कितना आएगा? कितना? तो 599.4 का मतलब 600 ऑलमोस्ट। क्योंकि जब तुम पॉइंट में ले रहे हो ना, तो पॉइंट में तुमने जो बताया मुझे कि 6 पॉइंट कितना आएगा? 66। तो 6.66 नहीं आता, 6.67 आएगा। और 6.67 भी सही नहीं है, वो भी उसमें भी रुकेगा थोड़ा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, इसलिए चिंता नहीं करना। बेहतर बच्चे इसमें ना फ्रैक्शन में ही रखने में फायदा मिला हमें, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। वो भी कुछ गलत नहीं है जो तुम कर रही हो। 599.9 कुछ करके आने का मतलब वही हुआ कि 600 के करीब आ गया, समझ गए ना? हाँ कितना आ रहा है? 9 वोल्ट आ रहा है भाई। VAD, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। देखो पहली बात तो एक काम करो, यहां से करंट चली कितनी मान लो? हाँ खिंचाव ही लगेगा। अब देखो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ से चली करंट कितनी? I1। मान लीजिए यहाँ से I1 चली, I1 इधर कितनी चली गई? I2 इधर कितनी चली गई? I1 माइनस I2, यही होगा। अगर हमने यहाँ से करंट चलाई I1 और वो I1 यहाँ से पहुँच के वहाँ चली गई, क्लियर? तो यहाँ जाने पर करंट I1 की वैल्यू, I1 में से I2 उधर की तरफ चली गई, बची कितनी? I1 माइनस I2, वो नीचे की ओर आ गई। अब I1 माइनस I2 इधर से आएगी और I2 इधर से आएगी, दोनों जोड़कर इधर की तरफ कितनी चली जाएगी? फिर से I1। लेकिन उसका कहना है कि बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब I1 माइनस I2 बराबर 0, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा? I2। इसका मतलब निकल के यह आया कि जितनी करंट इसमें जा रही है I1, उतनी ही करंट इसमें जा रही होगी I2 में। यानी ये इसका होना या ना होना यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। अब जब इसका होना या ना होना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, तो पहले सबसे पहले क्या करो, एक क्या जी, नहीं तो अब वो सेल नहीं है ना, पता कैसे चलेगा कि उसको कितना कैसे लेंगे फर्स्ट में? जरूरत नहीं है बच्चे उसकी मेरे हिसाब से। अब तुम एक काम करो ना, हाँ इस वाले लूप में लगाओ करंट I1 निकालने के लिए, केवल इस वाले लूप में लगाओ ना, I1 निकल जाएगा हमारा, आ गया 2 एम्पियर। हाँ सही तो है, फिर क्या दिक्कत आई? हाँ R की वैल्यू 0.5 आ गई, तो अगर I की वैल्यू 0.5 आ गई तो इसको हटा दो बस। पहली बात इस ब्रांच को तो हटा ही दो, ये तो हट गया और ये हट जाएगा। तो फिर देखो इसमें कितनी बैटरीज हैं, ठीक है ना? इन सारी बैटरीज का वोल्टेज देखो, पहली बात ये सारी सपोर्ट में है कि अपोज में है? सपोर्ट में है सारी की सारी, तो सबका प्लस हो जाएगा। और फिर उसमें से जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा निकल के, ठीक है ना? हाँ मतलब वोल्टेज ड्रॉप पहले तो ये देखा ना मैंने। अच्छा इस ब्रांच में पूरे में बस यही एक वोल्टेज ड्रॉप है ना? ये कह दो ए और डी में, ये भी कह सकते हो कि ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। बस खाली इस वाली ब्रांच को लो ना, ये मुझे ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस वाली केवल इस वाली ब्रांच के 2 सेल ले लो और ये रेजिस्टेंस ले लो, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो। किस में? ऊपर। तो मुझे तो अब इससे ही निकल जाएगा, नीचे वाली से, या तो ऊपर वाली से निकाल दो या तो नीचे वाली से निकाल दो, सेम ही आएगा, क्योंकि पैरेलल है ना इनके दोनों को। ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट पैरेलल हो जाएगा ना, समझिए ना? तो मैं इसीलिए ऊपर वाले से निकलवा रहा था, मैं कह रहा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम काहे उसके चक्कर में पड़ रहे हो, समझे ना? आपने मुझे बस बता दिया कि I1, आपको I1 आ गया ना? I1 कितना बता रहे हो? 2 एम्पियर ना?
ठीक है। अब I1 अगर 2 एम्पियर आ गया तो तुम इस वाली ब्रांच को भी हटाओ, इसको भी हटाओ, बस यहाँ से लेके ए से लेके डी तक का देख लो, बस ए से लेके डी तक ये बताओ मेरी करंट सपोर्ट में है ना ये, तो कितना हो जाएगा मेरा I1 माइनस, पहली बात तो हम अपने लूप के हिसाब से जैसे हमने I1 निकाला होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये आएगा मेरा यहाँ से, पहले बताओ 1, इधर आ जाएगा 1, बोला आएगा कि नहीं, नेगेटिव टर्मिनल पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, 1 इक्वल टू, अब 1 इक्वल टू कितना आएगा, बल्कि जब इसको उधर साइड लेते हैं तो मतलब ये लूंगा मैं VAD ना, VA माइनस VD इक्वल टू, इस 1 को जब मैं उधर लूंगा अभी उस साइड रखूंगा तो माइनस में लूंगा, क्योंकि जब इस साइड लेते हैं हम तो नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आता है, तो उसको कैसे लेते हैं पॉजिटिव। हाँ ए को मैंने हायर पे मान लिया, डी को लोअर पे मान लिया ना, तभी मेरी करंट इधर से उधर जा रही है ऐसे, क्लियर। तो VA माइनस VD बराबर ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी माइनस का 1, -1, ये वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में मेरा आ रहा है, मैं अपने लूप के हिसाब से चल रहा हूँ, तो नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में आता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो तब लेते हैं पॉजिटिव जब इस साइड लिखते हैं, लेकिन मैं उसको उसी साइड ले गया करंट और वोल्टेज वाले की साइड, मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी बात। या तो तुम ये भी कह सकते हो VA माइनस VD प्लस 1 इक्वल टू, खत्म बात, समझ गए, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, I1 बताओ कितना है, ये हो जाएगा I1 इंटू 2, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का I1 इंटू 3, और फिर आगे कुछ है नहीं, खत्म, बताओ कितना हो गया ये VA माइनस VD इक्वल टू, ये कितना आ गया, I1 की वैल्यू कितनी है 5I1 ना, तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा आपका 5I1 माइनस 1 वोल्ट, मतलब कितना 10 माइनस 1 कितना आ गया 9 वोल्ट आता है। क्या चीज भाई बच्चे मेरे प्यारे, करंट यहां से वहां जाने का रीजन ये है कि इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी करंट ऐसे मूव कर रही है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अब देखो कई सारे लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आज मैंने जितने क्वेश्चन लिए ना सारे के सारे बेहतरीन थे, ये भी एक भी पहली बात तो पिछले कई दिनों से एक भी क्वेश्चन को नहीं कराया मैंने जो बोर्ड में आया ना हो, पहले प्रीवियस ईयर तो करा रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने का मतलब ये अगर आया है फिर भी आ सकता है ऐसा, ये सोच के क्यों नहीं डरते हो कि अगर खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अभी मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं पेपर में कैसे करूंगा। अब कुछ दिन नहीं बचे, अब ये मत सोचो कि मेरे पास 2 महीने 3 महीने बचे हैं भैया तैयार कर लूंगा, अब जितना तैयार है बस उतना ही है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, अब आपके पास जितना समय बचा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जो आ रहा है उसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्ञान आना था ज्ञान आ चुका है बस, मतलब बात समझ लो ना मेरी भाई, आपने जितना सीखना था वो सीख लिया है आपने, बस अब तो प्रैक्टिस चल रही है कि भैया कम समय में कैसे करेंगे क्वेश्चंस, जल्दी कैसे करेंगे क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा तो ये वाला छोड़ूंगा कि वो वाला छोड़ूंगा, ये सब चीजें होती है इन दिनों आकर के। अब आप पढ़ने वाले फेज में थोड़ी ना हो कि बैठ के किसी व्यक्ति से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा दो यार कोई, वो टाइम चला गया, वो टाइम तो खत्म हो गया है ना। तो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ जो चीज समझने वाली है उसको समझो, जल्दी जल्दी उसको खत्म करो। अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है ना, यही सेम क्वेश्चन होता है, इस आर की वैल्यू दे रखी होती और हमसे कहता है फाइंड द करंट इन एनी ब्रांच, तो मेरे हिसाब से आप में से 99% लोग इस क्वेश्चन को कर लेते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएबल माने जाते हैं इसमें, 3 मैक्सिमम 3 वेरिएबल आते हैं। कैसे, क्योंकि इसको मैं फिर मानता I2, ये हो जाता आपका I1 माइनस I2, फिर ये I2 नहीं, 2 ही में काम चल जाता है, लो 2 ही से काम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर इस आर की वैल्यू दे करके हमसे कहा होता फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में करंट कितनी होगी, तो ये तो कंफर्म है, देख के तो ये अभी भी लग रहा है कि किरचॉफ से होना है, देख के तब भी लग जाता है कि किरचॉफ से होना है, क्योंकि इतनी सारी बैटरी जब आ जाए किसी सर्किट में तो वो समझ में आ जाता है कि किरचॉफ का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रही बात है कि यार नहीं दिया है। अब आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फिर वापस याद दिला रहा हूँ, हमने इसमें किरचॉफ ही लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्टिंग की, यहाँ से करंट मान ली मैंने कि यहाँ से करंट चली कितनी I1, अब ये पूरी ब्रांच में करंट यहाँ पहुंची, यहाँ जंक्शन मिला, जंक्शन पे करंट बढ़ गई, इधर चलेगी कितनी I2, तो बची हुई करंट I1 माइनस I2 इधर जाएगी, हो गया, इधर से घूम के आई I2 और इधर से घूम के आई I1 माइनस I2, दोनों मिलकर फिर से I1 हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका मतलब बीई वाली में ली भले ही है उसको, बट वो कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल, तो I1 माइनस I2 बराबर 0, तो वहां से I1 बराबर I2 हो गया हमारा।
हो गया। I1 को I2 के बराबर मानकर अगर तुम केवल इस लूप में लगाओ, इस लूप में अपना KVL लगा दो, KVL लगा के तुम्हें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। आई कि नहीं आई वैल्यू, कितनी आ गई I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, 2 आई ना, ठीक है। तो I1 की वैल्यू इसमें किरचॉफ लॉ लगा करके 2 एम्पियर आ गई। अब आ गई, अब मुद्दा है मेन, मुद्दा क्या था कि सर इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब बात को समझने की जरूरत है आपको। इसमें करंट वैसे ही फ्लो नहीं कर रही है, देखिएगा बात समझने की कोशिश करिए, है ना। इसमें करंट वैसे ही फ्लो नहीं कर रही, इसको ऐसे मिटा दिया। और सर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मामला देखना है, आगे क्या हो रहा है मतलब नहीं है, तो इसको और मिटा दिया, खत्म। कुछ बात समझ में आई? ये तरीका है करना है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा तो अब हमने कहा बस ये दो बचे पॉइंट। इसका मतलब सर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA हायर पोटेंशियल होगा, इसका लोअर पोटेंशियल होगा, तभी मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है। और I1 पॉजिटिव भी आया है, इसका मतलब मैंने करंट जो मानी थी वही सही भी है। समझ में आ रही बात ना। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल VA, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, उस पॉइंट का पोटेंशियल VD, VA माइनस VD तो हो गया समझो पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके बीच में एक सेल और लगा हुआ है। तो मेरे सर्किट के हिसाब से मैंने क्या बताया हुआ है, लूप के हिसाब से अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ जाए तो उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हम किस साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड। तो VA माइनस VD तो हो गया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस ये हो गया सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू क्या होती है, करंट I1 इंटू 2 प्लस I1 इंटू 3। तो I1 इंटू 2 और I1 इंटू 3 किया तो 5I1। अब इस प्लस के 1 को उधर ले गए तो मुझे VA माइनस VD निकालना था, ये हो गया 10 माइनस 1 9 वोल्ट। हाँ हाँ, तो 10 वोल्ट हुआ ना, 10 वोल्ट इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक। एक सेल लगा हुआ है वो अपोज में है। मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम ऐसे पता करो ये अपोज में है कि सपोर्ट में है, ठीक है। करना क्या है, अपनी ही कहानी को याद रखना है। मैंने अपनी कहानी से बदला कुछ भी नहीं बदला ना। तुम्हें करना क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना कभी भी कि तुम्हें इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो तुमने यही बस देखना है कि तुम्हारी करंट अगर सपोर्ट में आई थी, मान लो जैसे मेरी I1 की वैल्यू 2 आ गई 2 एम्पियर, तो पॉजिटिव आई, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन मानी वही सही है, ठीक है। उस ब्रांच में मैंने जो डायरेक्शन मानी वो सही है। अगर नेगेटिव आ जाती तो मैं इसको उल्टा कर देता पहले, और फिर उल्टा करने के बाद मैं कहता कि मैं अभी भी वही चीज लगा रहा हूं, क्या कि किसी भी एक ब्रांच में नेट EMF, और नेट EMF लेने का मेरा तरीका क्या होता है कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ जाए तो ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बात वही है ना, बात वही हुई ना। अभी मैंने इसके बीच में एक बैटरी मान ली, चलो तुम कह रहे हो ना इमेजिनरी बैटरी, इसी का तो मुझे निकालना है मेन, सही मायने में तो मुझे इसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो तुम अब इस लूप के हिसाब से चलो, ये कैसा, नेगेटिव टर्मिनल पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, कितना हो गया 1। इसका भी नेगेटिव टर्मिनल पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, कितना हो गया V। हाँ, अगर नेगेटिव आया तो अगर V को भैया सिर्फ V मान के चले, पॉजिटिव या नेगेटिव ना दे, क्योंकि अगर तो फिर वो अपने आप बताएगा, फिर वो आंसर खुद बताएगा कि ये कैसे लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल पहले लगेगा कि पॉजिटिव बाद में लगेगा, समझे ना। बस उसको हम V मान के चलेंगे खाली, तो उसके आने से अपने आप पता चल जाएगा। V की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी 9 वोल्ट, तो मैं समझ जाऊंगा कि उधर नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा, इधर पॉजिटिव। क्लियर हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बात समझ में आ रही है क्या? तो तुम ये लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो मैंने वैसे ही बता दिया कि ये ऐसे करके कर सकते हैं, नेट EMF इक्वल टू करंट इनटू। क्लियर तो हो रहा है ना। ये नहीं समझ में आई बात कि यार यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि मेरी करंट सपोर्ट में, मतलब मेरा आंसर जो मैंने एजम्पशन लिया उसी के अकॉर्डिंग आया, तो ये कंफर्म हो गया कि करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है सर्किट में। और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो मुझे पहले से ही कंफर्म हो गया कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और डी का पोटेंशियल कम होगा। अगर उल्टा होता, मान लो मेरा I1 की वैल्यू कितनी आ जाती, -2 एम्पियर, तो मैं समझता, मैं कहता मैंने एज्यूम किया करंट को ऐसे, लेकिन माइनस आ रही, इसका मतलब करंट फ्लो करेगी ऐसे। और अगर करंट ऐसे फ्लो करती तो मैं कहता VD बड़ा होगा VA छोटा होगा, तब मैं VD माइनस VA लेता। आगे बात समझ में है? ये करते, अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बात करते रहो बात, है ना। इतना काम का क्वेश्चन खत्म हो गया, और तुम लोगों ने जो है ना उसको मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन सीखे नहीं आप लोग, मैं यही सब चीज़ें नहीं समझते हो यार, कितना तुम्हें समझाऊंगा लास्ट मोमेंट पे। अब तुम लोग, मेरे पास थोड़ा सा समय बचा तुम्हारा, उसमें भी मैं तुम्हें अगर डांटता फटकारता रहूँगा तो मज़ेदारी खत्म हो जाएगी, है ना, पढ़ाने का मज़ा खत्म हो जाएगा। चलो खैर, एक और चीज़ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपके पास दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हैं। एक की फोकल लेंथ कितनी है 1.25 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके जी। टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो बताओ, अच्छा टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ इट इज डिजायर टू हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ 30, हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना रहे 30 का रहे। फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आपको मैंने दो लेंस दे दिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। मैंने कहा जाओ इन दो कॉन्वेक्स लेंस को लेकर जाओ और इनके हेल्प से कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म करो। बात समझ में आ रही है। और फिर क्या दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म करते समय, अब बताओ, अच्छा पहली बात, शॉर्ट फोकल लेंथ किसकी होती है इसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है या आई लेंस की। देखो देखो ध्यान दो बात पे, है ना। बताओ, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसकी, F4 छोटा होता है Fe बड़ा होता है, यही है ना। होते दोनों शॉर्ट के ही हैं, मतलब लिए जाते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ के ही चीजें, लेकिन उसमें भी कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें जो ये दिया है, तो इसका F4 कितना हो गया 1.25 सेंटीमीटर, Fe कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, M की वैल्यू कितनी हो गई 30। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसका नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है ना। कैपिटल M को कैसा ले सकते हैं, हमेशा नेगेटिव होता है, तो -30 ले लेंगे। अब सॉल्व करके जल्दी मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या पता है, ये भी कह सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, और अभी क्या बोला उसने, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, मतलब वही पूछी है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। देखें कितने लोग कर पाएंगे। अच्छा दिया नहीं है कि कहां पर बन रही है इमेज, ये वो सब कुछ कहानी उसकी चिंता नहीं करनी, फिर कहां पे मानेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना। करिए, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तो सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ लगेगा देखो वो एल वाला, जो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें एल, हाँ सीधे सीधे लगा देंगे भाई, क्योंकि बाकी सब कुछ दिया ही नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी है, तो मजबूरी है ना केवल एल निकालना है, और एल ही हमें वेरिएबल है हमारे लिए। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे बबीता, क्या होता है बताओ, m बराबर -L/F0 इंटू 1 + D/Fe, ये होता है, ठीक है ना। बस m की वैल्यू कितनी -30 इक्वल टू -L मुझे पता करना, FO कितना 1.25 इंटू 1 + D कितना 25, Fe कितना है 5। सॉल्व कर दो, यहाँ से दौड़ते हुए आंसर जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा L = 6.25 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। क्वेश्चन बढ़िया होते हैं सब, है ना, अगर ध्यान से काम करोगे तो ध्यान मजा आ जाता है, ठीक है ना। बड़े हो गया, करूँ अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे। अब इसे कहा स्मॉल टेलीस्कोप, और में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी था, 2 ही नंबर का ये भी है। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। अब की बात टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ कितनी दी है होगी 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 150 सेंटीमीटर एंड द आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें आई पीस की फोकल लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ओके जी। अब what is the magnifying power of the telescope for viewing the distant object in normal adjustment, in normal adjustment बोल दिया उसने कि in normal adjustment, ठीक है ना। तो बताइए टेलीस्कोप की क्या पूछी है, मैग्नीफाइंग पावर पूछी है जबकि नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में याद करके बताओ, टेलीस्कोप की फोकल लेंथ का फॉर्मूला वो एकदम आसान था, -FO/Fe। m को भी वही लोगे, m बराबर, m नेगेटिव लोगे ना, बहुत अच्छे, m बराबर -FO/Fe, बस रख दो, ये तो आसान हो गया। माइनस का 150/5 कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। ओके जी, बहुत अच्छे। तो मैग्नीफाइंग पावर 30 हो जाएगी। अब यहाँ तक नहीं हुआ क्वेश्चन पूरा, क्योंकि इतना होता तो 1 नंबर का होता, फिर ये तो हो गया, लेकिन ये आसान था। सीधे फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि इनफाइनाइट पर जब इमेज बनती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन होती है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है FO/Fe, ठीक है ना। अब क्या कहा, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे। इस टेलीस्कोप से 3 किलोमीटर दूर कोई टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। एक बार सुनो फिर से, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर, 100 मीटर ऊंचा एक टावर देखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि कितनी दूरी पर मौजूद है
3 किलोमीटर अवे, ठीक है, मतलब इस टेलीस्कोप से कितना दूर है, 3 किलोमीटर दूर है भाई। ये रहा कोई टावर है, ये कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा टावर है। यहां से, यहां टेलीस्कोप से कितनी दूरी पर है, मान लीजिए कि ये टेलीस्कोप लगा दिया हमने यहाँ, ठीक है ना, टेलीस्कोप है ये, इसका ये इधर आई वाई जो भी लगा, ठीक है ना। अब ये टेलीस्कोप हमारा जो है, इस टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग, है ना, ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव लगा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से मानेंगे हम, ऑब्जेक्टिव से मानेंगे कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर, मतलब 300 मीटर, 3000 मीटर, ठीक है। अब क्या कहा कि हमें इसका ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज का हाइट बतानी है, ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज की हाइट बतानी है। समझ रहे हो मेरी बात, बताओ कितना, नहीं, आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो यही आप ही समझ पाएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज की हाइट बतानी है। आते समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन, ठीक है, करो। या तो उसको सब सेंटीमीटर में लोगे तो और बेहतर है, लेकिन मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, तो उसको मीटर में बदल लेंगे। 1/VO, पहले लेंस की इक्वेशन बताओ, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO, ठीक है। 1/VO मुझे पता करना है, UO बताओ कितना है, माइनस 1/UO, UO कितना है भाई, 3000। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सेंटीमीटर तक ले जाओ, पूरे 3 लाख सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 3 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 1/VO माइनस 1/UO, अच्छा माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस, UO तो नेगेटिव ही होगा ना, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो नेगेटिव, इज इक्वल टू 1/FO, FO कितना है, 150। जरा इसको उधर ले जाकर के सॉल्व करो, 1/VO बराबर 1/150 माइनस 1/3 लाख। जरा इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आया, VO बताओ भाई पहले, ये बच्चे पुष्पेंद्र बताओ VO कितना आया, कितना, 3000/19। नहीं अभी मीटर नहीं रह गया, अब तो सब सेंटीमीटर में हो गया ना, अब तो हमने सब सेंटीमीटर में हो गया ना हमारा। तो मैंने कहा ना इसका एलसीएम बताओ, अच्छा कितना हो गया, ये हो गया 3 लाख। इसको 15 को 3 लाख बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कराऊँ, 2000 से, 2000 माइनस 1 1/VO, तो मैं बोलूँगा भाई VO इक्वल टू 3 लाख अपॉन 2000 में से गया 999, ठीक है, 1999, माइनस करने पर कितना आएगा, मतलब डिवाइड करने पर, आप छोड़ो यार खत्म करो, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150। नहीं समझे, बताओ मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, बताओ ना यार, क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000 ले लिया, 2000 से डिवाइड कराऊंगा लगभग 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150 मीटर, वैसे 149 पॉइंट कुछ करके आएगा, आ गया। तो 150 सेंटीमीटर क्या आया, VO आया, VO। तो अब मैं क्या लगा दूंगा, HI/HO बराबर VO/UO। VO भी आपके पास है 150 सेंटीमीटर, UO भी आपके पास है 3000 सेंटीमीटर, सॉरी 3 लाख सेंटीमीटर, और HO भी आपके पास है कितना, 100 मीटर को भाई किस में बदल लेना, सेंटीमीटर में। HO भी है ना, HO ऑब्जेक्ट की हाइट, HI निकल आएगा। बताओ सॉल्व करके, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, छोटा आएगा, बहुत कम आएगी, 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 आएगा। बच्चे टेलीस्कोप है, इसका काम बड़ा करना थोड़ी ना है। टेलीस्कोप का काम क्या है, दूर की चीजों को, 3 किलोमीटर की चीज दिखेगी थोड़ा ही, 3 किलोमीटर दूर, मेरी आंखों से 3 किलोमीटर दूर 100 मीटर ऊंचा कोई खंभा खड़ा हो ना तो मुझे दिखेगा नहीं भाई, वो तो ऐसे ही ना दिखता, वो तो टेलीस्कोप लगा के तो देख पा रहे हैं हम उसको, लेकिन देख पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा पूरा लेकिन छोटी हाइट दिखेगी, मतलब साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब वैसे पूरी हाइट ऐसे नहीं होगा कि 3 सेंटीमीटर से उसका इतना हिस्सा दिखेगा भाई, वो तो कॉम्पैक्ट होकर दिखती है ना चीज, जैसे हमें चंद्रमा दिख रहा है तो दिखता तो पूरा ही है, समझ लो ना, लेकिन क्या है हमें लगता है बहुत छोटा सा है चंद्रमा, ठीक है ना, उसका साइज छोटा हो गया, समझ लो ना। तो वही मान लो हम कुतुब मीनार देख रहे हैं 3 किलोमीटर दूर से टेलीस्कोप से, तो दिखेगी तो पूरी कुतुब मीनार, लेकिन इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, छोटी सी दिखेगी।
ऐसे भी देखने पर छोटा ही दिखेगा हमेशा। आप देखो ना, जहाज देखते हो आप, एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, तो जितना उसका बड़ा साइज होता है उतना थोड़ी दिखता है, छोटा लगता है ना। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होता है उतना छोटा दिखता है। हाँ, टेलीस्कोप से बस अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ना क्या होगा है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल करके तो देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, वी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सही है, ध्यान लगाओ। दिमाग से काम लिया करो बस थोड़ा सा जो। रो बराबर एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ प्रूफ कर सकते हो ना। Calculate the value of the additional capacitor which may be joined suitably to the capacitor C. हो गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटा दो इसको। मजा तब है जब तुम लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ यार। मैं तो ये चाहता था कि तुम लोग ना अब तक ये करते, खुद से करते, मुझे ही कराने पड़ रहे हैं। कृष्णा बताओ फायदा क्या हो रहा है जब मुझे ही कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये आर दिया है कितना 400 ओम, ये सी दिया है कितना 2 माइक्रोफैरड। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, सब मैं उसी पी से करा रहा हूँ। अब आपको ये सोचना चाहिए कि यार क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग जो सोच के बैठे थे प्री बोर्ड, बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर मेरे 2 प्री बोर्ड दोनों में से नहीं आया कहीं भी। मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं किसी क्वेश्चन को कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे सर दोनों प्री बोर्ड में कहीं नहीं आया। अरे भाई प्री बोर्ड में आना मतलब शर्त थोड़ा ही होती है, बोर्ड में भी वही आएगा, इसी शर्त थोड़े ना। किसी ने ऐसा बताया, अगर ऐसा होता तो 5 प्री बोर्ड भी ले लिए जाते, जब भी अच्छा रहता। मान लो अगर कोई बंदा ये कह दे आपको कि हम 5 प्री बोर्ड लेंगे और बस उन्हीं में से क्वेश्चन देंगे, तो फिर तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है भाई 5 पेपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं 5 में से पेपर देना है बोर्ड का, तब तो फिर तो 100 में 100 मार्क्स लाना आसान काम हो जाता ना। क्योंकि 5 पेपर को याद करना है बस, केवल पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, तुम पढ़ के जाओगे पूरी किताब आएगा तो उतना ही ना जितने की जरूरत है। भाई 70 मार्क्स में वो सारा कुछ तो रख नहीं सकता। अब तुम ये सोच के अगर जाओ कि यार ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन तो पहले 2 प्री बोर्ड में आया नहीं, दोनों प्री बोर्ड में नहीं आया, तो यहाँ भी नहीं आएगा, गलत सोच। अगर तुम ये सोच के जाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन तो दोनों प्री बोर्ड में से कहीं नहीं आया, यहाँ भी नहीं आएगा, गलत सोच। अगर आप सोच रहे हो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स वाला फॉर्मूला, भैया ने ऐसे वाले क्वेश्चन खूब करवाए, 2-3 बार करवाए कम से कम, कि ये रेक्टेंगल में करंट फ्लो कर रही है और इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें नेट फोर्स का फॉर्मूला 2-3 कराया मैंने ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कराए। मतलब अब तुम ये मान के जाओ कि नहीं आएगा क्योंकि आया नहीं पहले 2 प्री बोर्ड में। मान लो ऐसा कर मन रहा है, मुझे पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 2 प्री बोर्ड हमने दिया भैया, एक में भी नहीं आया, तो ये आएगा नहीं, ये गलत सोच होगी, इससे आप नुकसान उठाएंगे पक्का। तो इसलिए ऐसी सोच लेके नहीं जाना है, आपको सब पढ़ के जाना है भाई, सब। अब देखो क्या दिया इसने, V नॉट साइन 1000 t + 5, ओके जी। अब क्या दिया, ये हो गया इतना कहानी, बस इतना दिया। अब हमसे क्या कहा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन गिवन LCR सर्किट। पहली बात ये LCR सीरीज सर्किट है दे रखा भाई, अच्छा हाँ ये L भी दे रखा है, L बराबर कितना 1000 मिली हेनरी, ठीक है जी, नहीं 100 मिली हेनरी, अच्छा 100 मिली हेनरी, क्योंकि अगर 1000 होता तो फिर से तो हेनरी कर देता, उसको 1 हेनरी कर देता, 100 मिली हेनरी है, ठीक है। L दे दिया, C दे दिया, R दे दिया, LCR सीरीज सर्किट है, ये सीरीज है। देखने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको लगेगा यार ये भैया ने तो यार पैरेलल वाला कराया ही नहीं है, पैरेलल है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो फिर काहे चिंता करनी, वो आएगा भी नहीं पक्का। लेकिन देख के हो सकता है कि एकदम पहली बार में डर लग जाए कि यार ये तो पैरेलल लग रहे हैं मुझे, और पैरेलल वाला तो भैया ने कराया ही नहीं है, गलत सोच होगी, ऐसा नहीं है। ये देखो जरा, ये सीरीज ही है, क्या है ये सीरीज, ठीक है ना। तो ये LCR सीरीज सर्किट है, इसका वोल्टेज दे दिया, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, और बाकी कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया है। और हमसे पूछा है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस समझ में आ गया क्वेश्चन, फेज एंगल बताना है, ठीक है, हाँ फेज एंगल। पहली बात तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा फेज एंगल का, हाँ क्या बात कर रहे हो, ये तो cos फाई का होता है। तो फिर उससे एंगल कट जाएगा ना, थीटा cos
निकल जाएगा, लेकिन आर भी निकालना पड़ेगा, जेड भी निकालना पड़ेगा, और अदरवाइज क्या भी तो फॉर्मूला होता है, काहे लिए चिंता करनी है भाई, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, tan फाई। जेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, केवल एक्सएल निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक्सएल माइनस एक्स निकाल लिया, उसका स्क्वायर करना है, आर को स्क्वायर करना है, हाँ, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी करना है, फिर तुम दो बात क्या के रुक गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर उसका स्क्वायर रूट भी करना है, ठीक है ना। मान लो कि एक्सएल आ गया पॉइंट में, एक्स भी आ गया पॉइंट में, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे, लंबा काम है यार। करो, है ना, नंबर जाएंगे, क्या ही जा रहा, क्या क्या नंबर चले जाएंगे। देखो, है ना वरुण, देखो ये जो मेरे पास लिखा है ना, v बराबर वी नोट साइन 1000 t प्लस फाइव, इसका कंपैरिजन मैं पहले करा दूंगा किससे, वी नोट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। जब ओमेगा t प्लस फाइव से कंपैरिजन कराऊंगा तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 1000, ओमेगा की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है भाई। एलसीआर सीरीज सर्किट का क्वेश्चन पक्का आएगा, मुझे तो लग रहा है ना। किरचॉफ्स और एलसीआर को मुझे पूरे चांस नजर आ रहे हैं कि आएगा, ठीक है ना। अब बताओ एक मिनट, है ना, एक्सएल निकालो पहले जल्दी से, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, फिर एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले एक्सएल बताओ, एक्सएल बच्चों कितना आ गया, ओमेगा बताओ बच्चों 1000, एल बताओ कितना भाई 100 इंटू 10 की पावर -3, बताओ कितना आ गया, हाँ ठीक है 100 आ गया, 100 ओम, ठीक है जी। एक्सएल, एक्सी बताओ 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा कितना, ओमेगा है सर 1000, सी कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, जरा बताइए कितना आ गया ये हो जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3, इससे इसको कटा दिया 10 की पावर 500 आ जाएगा, 500 बोलो आया कि नहीं, अरे एक्सी आ गया कि नहीं 500 ओम, एक्सएल भी आ गया, एक्सी भी आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या बताओ, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, बताओ एक्सएल कितना है, एक्सएल कितना है भाई 100 माइनस 500, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक्स सी कितना आया 500, एक्सएल कितना आया है 100, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सी माइनस एक्सएल निकालना पड़ा, ठीक है ना। अब एक्स सी बड़ा हो गया, एक्स सी डोमिनेटिंग हो गया, तो एक्स यहाँ डिफरेंस लिख दो, इसमें बेहतर होगा कि यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखो, डिफरेंस, ठीक है जी। हाँ भाई डोमिनेटिंग देखना ना, हमें तो फेज एंगल देखना है, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल तो 45 डिग्री होगा, अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 400, तो ये जाएगा 400 अपॉन 400, कट के कितना आ गया 1, tan फाई बराबर 1, मतलब कितने की वैल्यू होती है tan 45, तो बताओ फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके जी। चलो अब और बचा क्या, और भी पूछा उसने कुछ, बढ़िया, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब कहा इसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंड सुटेबली टू द कैपेसिटर सी दैट वुड मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, मतलब मैं इस सी के साथ और कितना सी ऐड कर दूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, सुटेबली, वो भी सुटेबली, बढ़िया क्वेश्चन बना भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। क्या बोला कि बताओ अब इस सी के साथ कितना और कैपेसिटर ऐड कर दें, वो भी सुटेबली। अब सुटेबली का मतलब सीरीज या पैरेलल, वो भी तुम्हें बताना है कि जो जोड़ोगे वो जोड़ने वाला जो कैपेसिटर होगा वो कैसा होना चाहिए, सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में जोड़ोगे, समझ गए ना। लेकिन आइए जरूर कहा कि सी के साथ हमें कोई और कैपेसिटर ऐड करना है ताकि इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए। तो पहली बात तो जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो उस केस में व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी देन एक्सएल बराबर एक्सी होता है, बोलो होता है कि नहीं, हाँ रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, पावर फैक्टर यूनिटी उसी का होता है जिस सर्किट का रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है जिस सर्किट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्सएल बराबर एक्सी, तो ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी डैश, अब की बार में बल्कि लिख लो एक्सएल बराबर एक्सी डैश। भाई अगर मैंने सी के साथ में कोई कैपेसिटर जोड़ दिया तो इस कैपेसिटर को चाहे मैं सीरीज में जोड़ूं चाहे पैरेलल में, नया कैपेसिटेंस हो जाएगा नहीं, उसका कैपेसिटेंस तो बदल जाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया ओमेगा, लेकिन ओमेगा नहीं बदलेगा, एल नहीं बदलेगा, तो अच्छा सॉरी 1 अपॉन ओमेगा सी डैश, 1 अपॉन ओमेगा सी डैश होगा। तो यहां से जल्दी जरूर जितनी जल्दी हो सके सी डैश की वैल्यू निकाल बताओ, 10 की पावर -5, सी डैश की वैल्यू आएगी 10 की पावर -5, वेरी गुड, ठीक है। सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -5 फैरड, फैरड, ये फैरड है, तो इसको क्या कर दूंगा
10 इंटू 10 की पावर -6 लिख दूं, गलत तो नहीं है? बोलो ना। तो कितना हो जाएगा? सी डैश बराबर 10 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैरड। सीरीज में घटता है, सीरीज में घटता है। ये कंफ्यूजन नहीं करने हैं पेपर में, बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ 8 आएगा, 8 माइक्रोफैरड, वेरी गुड। वो भी किस में? पैरेलल में। बोलो समझ में आया? अरे बच्चों भाई प्यारो, मुझे नया सी डैश कितना चाहिए होगा नवेद? 10 माइक्रोफैरड। पहले से मेरे पास कितना है? 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड के पैरेलल में अगर मैं 8 माइक्रोफैरड जोड़ दूंगा तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैरड। पकड़ में आया? 100%। बहुत अच्छे, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, गजब का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बच्चे भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिलहाल करते जाओ आप क्वेश्चन, ठीक है ना। बायो वाले बच्चे भी फिलहाल बायो क्लास करें, और जो भी कुछ